वेलकम टू माय चैनल। आइए हम देखने वाले हैं दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर से रिलेटेड बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट बुक हम पढ़ेंगे और उस फर्स्ट बुक का जो नाम है वो है हमारा एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस। इस एडवांस कैलकुलस के जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट वो है हमारा पहला चैप्टर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट क्या है, या हम बोलेंगे अनुक्रम की अभिसारिता या अभिसरण कह सकते हैं। अनुक्रम की अभिसरण, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सीक्वेंस के कितने टाइप्स हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है, और उस एग्जाम्पल को हम उस टाइप में किस तरीके से शो कर सकते हैं। ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सीक्वेंस की। सीक्वेंस को हम पढ़ते हैं अनुक्रम। हिंदी में क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। इस अनुक्रम के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ही आसान है। आप क्या करें, एक नेचुरल नंबर लें और एक साइड आप रियल नंबर लें। क्या लें? एक साइड आप नेचुरल नंबर लें और एक साइड रियल नंबर लें। तो यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये चलेगा। लास्ट में मैं n ले लेता हूँ और आगे भी चलने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए 1 के लिए जो मैपिंग होता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं S1। 2 के लिए जो मैपिंग होता है उसको हम बोलते हैं S2। 3 के लिए जो मैपिंग होता है उसको हम बोलेंगे S3, और Sn के लिए जो मैपिंग होता है, n के लिए जो मैपिंग होता है उसको हम बोलते हैं Sn। अब जो ये सिमिलरली चलते रहता है, ठीक है। यहाँ जो फंक्शन की बात होगा वो मैं f फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ये जो S1 जो लिख रहा हूँ उसको हम f(1) कहेंगे। S2 जो लिख रहा हूँ वो f(2) कहेंगे। S3 जो लिख रहा हूँ वो f(3) कहलाएगा। Sn जो लिख रहे हैं वो fn कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे f के बारे में हम क्या बोलेंगे, मतलब सीक्वेंस के बारे में हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस एक फंक्शन होता है दोस्तों जिसका डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। जिसका डोमेन क्या होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर होता है। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन जो होता है दोस्तों वह होता है रियल नंबर। कोडोमेन को हम हिंदी में कहते हैं सहप्रांत, और डोमेन को हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों प्रांत। इसको क्या कहा जाता है? प्रांत कहा जाता है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका सह प्रांत जो है वो नेचुरल नंबर का हो, और जो हमारे पास कोडोमेन हो या सब प्रांत जो हो वह क्या हो? रियल नंबर हो, और प्रांत जो है वो हमारा नेचुरल नंबर का हो। और इस तरीके से डिफाइन है दोस्तों कि f इमेज ऑफ n जो होगा वो Sn टाइप का बन रहा है। मतलब हमारे पास s ऑफ n दैट इज Sn टाइप का ये जो है हमको मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये जो Sn जो मिल रहा है स्टूडेंट वह रियल नंबर में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? रियल नंबर में जा रहा है। अच्छा, ये जो n की बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट, वो कहाँ का मेंबर है? वो नेचुरल नंबर का मेंबर है। कहाँ का? नेचुरल नंबर का। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे मैंने साइन जो लिखा है उस साइन को कहा जाता है, पढ़ा जाता है फॉर एवरी साइन। फॉर एवरी साइन मतलब हम बोले तो नेचुरल नंबर के हर एक सदस्य के लिए ये सत्य होगा, ये लाइन जो है सत्य होगा। ये जो कहता है हमारा सीक्वेंस का डेफिनेशन कहता है दोस्तों, ठीक है। तो हम इस सीक्वेंस की डेफिनेशन किस तरीके से देंगे
कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है और कोडोमेन रियल नंबर होता है दोस्तों, और वह इस प्रकार से डिफाइन होता है कि f ऑफ n इज इक्वल टू Sn बराबर Sn बिलोंग्स टू रियल लाइन R फॉर एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग टू फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हम लोग सीक्वेंस पढ़े। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल पे हम वर्क करते हैं। इसके फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं n को। किसको एग्जाम्पल लेते हैं? पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं n से। ठीक है, इसको हम लोग सीक्वेंस को कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो n है, आप चाहो तो इसको पहले Sn बराबर लिखो n। ठीक है, और n किसका नंबर है दोस्तों? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अच्छा, इसी को और एक तरीके से लिखा जाता है कि n जो है वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। तो ये जो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से आगे इनफाइनाइट की ओर जाता है, इसलिए 1 टू इनफाइनाइट की ओर हम लिखते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए n का मान आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ऐसे क्या होगा? बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कंटिन्यू चलते जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है दोस्तों? इनफाइनाइटली नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंक्रीज होते जाता है। अब हम दूसरा सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, इसमें 1/n के बारे में। तो 1/n जो है, और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब इसको इस तरीके से भी शो किया जा सकता है कि n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट की ओर, है ना। अच्छा, ये जो Sn लिखा हूँ उसको an भी लिखा जा सकता है दोस्तों। हो सकता है आपको bn के रूप में भी मिला या an के रूप में भी मिला, तो आप समझ जाइए ये हमारा सीक्वेंस ही है। ठीक है, चलिए अब Sn जो वैल्यू है 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, और n का मान हम यहाँ पे रखते हैं। तो n का मान जब मैं 1 रखूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 1, फिर 2 रखूंगा तो 1/2, फिर 3 रखूंगा तो 1/3, 4 रखूंगा तो 1/4, अप टू सो ऑन ऐसे मिलते जाएंगे। तो ये भी एक क्या है? सीक्वेंस है। इसमें भी हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब आते हैं तीसरा सीक्वेंस के बारे में। तो तीसरा सीक्वेंस जैसे मैं एग्जांपल लूं तो n टू द -1 टू द पावर n, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट तक का। ठीक है, अच्छा यदि मैं n का मान 1 रख दूं यहाँ पे, तो क्या आने वाला है? n का मान 1 रख दूं तो यहाँ पे 1 आएगा। n का मान मैं 2 रख दूं तो यहाँ 1 रखने से -1 आया, फिर 2 रखने से वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 आएगा। फिर यहाँ पे 1 -1, फिर 1, फिर -1, ऐसे अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलते रहेगा। आप एक बार इवन रखेंगे तो आपको पॉजिटिव, ऑड रखेंगे तो नेगेटिव मिलते जाएगा। ठीक है, सम रखोगे तो आपको पॉजिटिव, और विषम रखोगे तो नेगेटिव आपको मिलते जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह आपको क्या मिलते जाएंगे? ये सीक्वेंस मिलेंगे जिसमें -1 भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स में मौजूद रहेगा, और 1 भी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ टाइम्स मौजूद रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस का कुछ डेफिनेशन है या कुछ एग्जांपल है, समझ सकते हैं दोस्तों। कुछ एग्जांपल है ये, है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कोई सीक्वेंस दिया गया हो तो उस सीक्वेंस के टाइप्स में आते हैं, वर्क करते हैं। कुछ प्रकार होता है दोस्तों, तो उसके क्या क्या प्रकार है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, टाइप्स में हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? बॉन्डेड सीक्वेंस की। किसकी? बॉन्डेड सीक्वेंस की बात करते हैं। बॉन्डेड सीक्वेंस में हम देखने वाले हैं क्या? इसको हिंदी में हम परिबद्ध सीक्वेंस कहते हैं, परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। और परिबद्ध अनुक्रम से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दो तरीके होते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि कोई भी चीज को
यदि किसी भी चीज से बांध दिया जाए, मतलब कुछ नियम से उसको बंद कर दिया जाए, तो हम उसको बाउंडेड कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि देखो, आप कभी भी आपको कुछ बोल दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, मतलब करना है किसी भी हाल में, तो आप मतलब उस काम को करने के लिए बंध चुके हो, मतलब फिक्स हो चुके हो, आप बॉन्डेड हो कि वो काम आपको करना ही है। ठीक है, तो इसीलिए उसको बॉन्डेडनेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यदि हम सीक्वेंस की बात करते हैं बॉन्डेडनेस में, तो सीक्वेंस में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे पास सीक्वेंस में मेंबर दिए गए हों, जितने भी मेंबर दिए गए हों, उसका सबसे छोटा पता हो और सबसे लास्ट बड़ा पता हो, तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वह सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे वो खत्म होगा। दोनों यदि पता हो दोस्तों, तो हम उसको कहते हैं बॉन्डेड। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है ये भी पता हो और मिनिमम कितना हो सकता है ये भी पता हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे? बॉन्डेड कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? तब क्या कहेंगे? उसको बॉन्डेड कहेंगे। अब जैसे कैसे, देखिए समझते हैं। बॉन्डेड की डेफिनेशन में एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। -1 टू द पावर n है और n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। तो आपको मैं भी बताया दोस्तों, ये -1 1 -1 1 ऐसे चलते जाएगा। अब सोचिए इसमें कितने मेंबर हैं? कितने मेंबर हैं? केवल 2 ही मेंबर आ रहे हैं, जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। लेकिन ये मैं तो फिर से बता सकता हूँ कि -1 सबसे छोटा है और +1 सबसे बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो -1 सबसे छोटा हो और +1 सबसे बड़ा हो, तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है सबसे बड़ा वैल्यू कौन है और सबसे छोटा वैल्यू कौन है। तो इससे हम बोलते हैं दोस्तों, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उसको हम पढ़ते हैं लोअर बाउंड, या इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं निम्न प्रतिबंध पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? निम्न प्रतिबंध। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा होता है उसको हम पढ़ते हैं अपर बाउंड। क्या पढ़ते हैं? अपर बाउंड। और अपर बाउंड का जो हिंदी में बोले तो उच्चतम प्रतिबंध, इसको पढ़ा जाता है उच्चतम प्रतिबंध पढ़ा जाता है। ठीक है, ये चीज पढ़ा जाता है। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि बॉन्डेड क्या होगा। बॉन्डेड के लिए हमको क्या चाहिए? एक तो लोअर बॉन्ड भी मिलना चाहिए और अपर बॉन्ड भी मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे वो बॉन्डेड है। ठीक है दोस्तों, लोअर बॉन्ड भी और अपर बॉन्ड दोनों मिलता है तब हम उसको कहते हैं बॉन्डेड। या हमको फिक्स पता चल जाए कि सबसे बड़ा कौन हो सकता है और सबसे छोटा कौन हो सकता है, तब भी हम उसको क्या कहते हैं? बॉन्डेड कहेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए हम इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन देते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास Sn कोई सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे वास्तविक संख्याओं का सीक्वेंस हमको दिया गया है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर के बारे में बात हो रहा है, रियल नंबर। ठीक है, तो उस रियल नंबर, जैसे हम स्केल में जो पॉइंट देखते हैं ना, 0 से लेके 15 तक का स्केल में पॉइंट होता है, वैसे ही रियल नंबर में क्या होता है? -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक का ओपन इंटरवल, हर एक पॉइंट चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, सब आने वाले हैं। तो उन सारे पॉइंट के लिए हमको क्या मिलता है? और वो सारे पॉइंट के लिए हमको क्या मिलेगा? सीक्वेंस में मिलेगा। तो सीक्वेंस के जो पॉइंट है वहां पे मौजूद रहेंगे। तो उस कंडीशन से हम बोल रहे हैं कि Sn जो होगा वास्तविक संख्याओं का सीक्वेंस होगा। तो मतलब हम बोलेंगे जो Sn होगा वास्तविक संख्या में से ही कोई नंबर होगा, है ना, कोई नंबर होगा। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि ये जो Sn है, ये जो सीक्वेंस है, और ये जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाता है? परिबद्ध कहलाता है या बॉन्डेड कहलाता है? परिबद्ध कहलाता है या बॉन्डेड कहलाता है? कब बॉन्डेड कहलाता है? कब? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देयर एग्जिस्ट M और कैपिटल M, स्मॉल m और कैपिटल M बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी वास्तविक संख्या हमको दोनों में से
M1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, स्मॉल m भी एग्जिस्ट करना चाहिए और कैपिटल M भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो दोनों ही क्या होना चाहिए, रियल नंबर का मेंबर होना चाहिए। तो और इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए कि सच दैट क्या होना चाहिए, सच दैट मतलब इसको हम पढ़ते हैं इस प्रकार होना चाहिए दोस्तों कि हमें स्मॉल m लेस देन होना चाहिए Sn से और कैपिटल M ग्रेटर देन होना चाहिए, है ना, इस Sn से। चाहे मैं n का मान कुछ भी रखूं, n का मान नेचुरल नंबर में से कोई भी चीज रख लूं, इसका मतलब जैसे मैं n का मान 1 रखूंगा तो S1 भी ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, यदि मैं n का मान 2 रखूंगा तो S2 भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ये सब जो है सारी चीजें आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम ये इसको क्या कहते हैं, बॉन्डेड कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, बॉन्डेड कहेंगे। अच्छा, इसमें हम बात करें स्मॉल m की, तो ये स्मॉल m जो है वो लोअर बाउंड कहलाता है, और ये जो कैपिटल M जो है वो क्या कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है। हिंदी में हम इसको निम्न प्रतिबंध कहते हैं स्मॉल m को, और उच्च प्रतिबंध किसे कहते हैं, कैपिटल M को कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू पहले बताया कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दिया होगा उसमें सबसे जो छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू हमको फिक्स पता हो दोस्तों, तो उसमें हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड ढूंढ रहे हैं, तो उस ढूंढने के बाद हम बता देते हैं कि वो क्या है, बॉन्डेड होगा या नहीं। तो यही कंडीशन को हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, हिंदी में हम किस तरीके से लिखेंगे, Sn जो है n=1 to इनफाइनाइट मान लेते हैं, वह वास्तविक संख्याओं का सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस को हम परिबद्ध कहते हैं यदि और केवल यदि दो वास्तविक संख्याएं स्मॉल m और कैपिटल M जो है बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर R में, और वह इस प्रकार बिलोंग करना चाहिए कि Sn जो है स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में हो, और n स्मॉल n जो है चाहे कोई भी रखो, n का मान कोई भी रखो, नेचुरल नंबर का कोई भी मेंबर रखो, उन सारे के लिए क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कहेंगे, बॉन्डेड कहेंगे दोस्तों। ठीक है, बॉन्डेड कहेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम दोस्तों लोअर बाउंड, तो ये समझ में आ गया। अब बॉन्डेड बिलो और बॉन्डेड एबो पे भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, इसी के अंदर में ही है बॉन्डेड बिलो और बॉन्डेड एबो। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बॉन्डेड बिलो और बॉन्डेड एबो किसे कहते हैं। तो बॉन्डेड बिलो मतलब कहा जाता है दोस्तों निम्नतः प्रतिबद्ध। तो उस कंडीशन, देखिए हम यही जो सीक्वेंस है ना, उसी की डेफिनेशन, बॉन्डेड सीक्वेंस की डेफिनेशन में से कुछ हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं कि देखिए Sn यदि मैं यहाँ पे n=1 to इनफाइनाइट लेके चलता हूँ, और यहाँ पे इसको हम बॉन्डेड बिलो कहेंगे, तो क्या कहेंगे, बॉन्डेड बिलो कहेंगे या निम्नतः प्रतिबद्ध कहेंगे, है ना। कब, इफ एंड ओनली इफ बोलेंगे यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे अभी मैं इफ ही लेके चलता हूँ, इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग्स टू रियल नंबर R, स्मॉल m बिलोंग्स टू रियल नंबर R सच दैट इस प्रकार हो कि स्मॉल m लेस देन हो Sn से, और फॉरएवरी स्मॉल m बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, नेचुरल नंबर पे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया दोस्तों कि स्मॉल m बिलोंग करना, स्मॉल m लेस देन और इक्वल होना चाहिए Sn के, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इससे क्या पता चला कि केवल हमको बॉन्डेड बिलो के लिए क्या ढूंढना है, सबसे छोटा मान ढूंढना है। उसमें सबसे छोटा मान जो सीक्वेंस दिया रहेगा उसके लिए सबसे छोटा मान ढूंढना है। यदि हमको परफेक्टली पता चल जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, बॉन्डेड बिलो कहेंगे, निम्नतः परिबद्ध कहेंगे। ठीक है, चलिए अब उदाहरण देखते हैं इसे।
तो उदाहरण में हम क्या देखेंगे, देखिए एक एस एन लेता हूं मैं, यहाँ पे एस एन ले लेता हूं और एस एन में मैं लेके चलता हूं। देखिए एन का मान मैं 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, अप टू आगे 100 बार, ठीक है। और एन जो है हम सभी जानते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक का है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक का मेंबर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा कौन हुआ, तो ये तो 1 तो सबसे छोटा है, बाकी तो सब बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो सबसे छोटा हमको पता चल गया ना दोस्तों कि 1 जो है वो स्मॉल m है और यही जो है लोअर बाउंड है ना, लोअर बाउंड है। तो सबसे छोटा जब एग्जिस्ट कर जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये जो है बाउंडेड बिलो है, समझ गए। देखिए और सबसे बड़ा की बात करें तो क्या आप बता सकते हो इसमें सबसे बड़ा कौन है, नेचुरल नंबर में तो हम नहीं बता सकते कि नेचुरल नंबर का अंतिम क्या है, वो हम नहीं जानते दोस्तों। तो इसलिए हम बोल नहीं सकते कि इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या आने वाला है, तो ये चीज नहीं बता सकते, इसलिए ये बॉन्डेड एबो नहीं है। क्या नहीं है, बॉन्डेड एबो, बड़ा वैल्यू नहीं पता चला इसीलिए हम बॉन्डेड एबो नहीं है बोल रहे हैं। लेकिन बॉन्डेड बिलो है कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, बॉन्डेड बिलो है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये इसका सबसे छोटा वैल्यू या छोटा लोअर बाउंड हमको मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बॉन्डेड बिलो कहेंगे, समझ गए। अच्छा चलिए अब इसके बाद हम बॉन्डेड एबो क्या होता है उससे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बॉन्डेड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एबो लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एबो लिखता हूँ। तो बॉन्डेड एबो में केवल यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है, कहाँ पे, ये जो स्मॉल एम है ना उसको आप कैपिटल एम बना दीजिए, और यहाँ पे जो लेस देन, ये पहले एस एन लिखिए और कैपिटल एम को सबसे बड़ा बताइए। एस एन का हर एक मेंबर जो है वो कैपिटल एम से छोटा हो और फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाइड हो। अच्छा चलिए अब इसकी एग्जांपल को मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी एग्जांपल को मैं चेंज कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल को जैसे मैं चेंज करता हूँ कि एन जो है माइनस एन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, माइनस एन, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते जाएगा। तो सोचिए -1 सबसे बड़ा है, फिर -2 उससे छोटा, फिर -3 छोटा। आप सभी जानते हो ना कि रियल नंबर में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इस ओर बढ़ते जाते हैं तो बढ़ता है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 -2 -3 -4 ऐसे आ रहा है। तो इस ओर बढ़ने से वो घटेगा दोस्तों, क्या होता है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम बोले कि इसलिए हम कह पा रहे हैं कि ये जो -1 जो है ना वो सबसे बड़ा होगा, -2 उससे छोटा, -3 उससे छोटा, -4 और छोटा, तो ऐसे छोटा होते जा रहा है। सबसे छोटा पता है क्या, देखिए कम होते जा रहा है, लेकिन सबसे छोटा पता है क्या, यहाँ पे नहीं पता। क्यों, क्योंकि हम नहीं जानते लास्ट एंड में हम इनफाइनाइट तक के जाने वाले हैं, लेकिन फिक्स नहीं पता ना इनफाइनाइट होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए अंतिम का नहीं पता। तो इसलिए हम कह पा रहे हैं कि हमारे पास अंतिम तो नहीं पता, लेकिन हमारा प्रारंभिक पता है, और जो कि सबसे बड़ा है। कौन सबसे बड़ा है, -1 सबसे बड़ा वैल्यू है, और -1 सबसे बड़ा वैल्यू है, इसको हम कैपिटल एम से शो करेंगे, और कैपिटल एम जो है वो क्या होगा, यहाँ पे अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा दोस्तों, अपर बाउंड होगा। और ये जो अपर बाउंड की बात कर रहे हैं दोस्तों, और उसी अपर बाउंड एग्जिस्ट करने से ही हम इस एसिड को कह देते हैं कि ये जो है बॉन्डेड एबो है या उच्चतम प्रतिबंध है। क्या बोलते हैं इसको, उच्चतम प्रतिबंध है, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्चतम प्रतिबंध है, ऐसा कहेंगे दोस्तों, समझ में आए, ठीक। अच्छा चलिए अब ये चीज हमने समझ लिया, उच्चतम प्रतिबंध और निम्नतम प्रतिबंध, और हम बोले क्या बोलते हैं, बॉन्डेड एबो एंड बॉन्डेड बिलो, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ लिया। अच्छा तो इन दोनों के केस के अकॉर्डिंग यदि हम परिबद्ध अनुक्रम की बात करें दोस्तों, तो ऐसा अनुक्रम जो उच्चतम परिबद्ध भी हो और निम्नतम परिबद्ध भी हो, दोनों जो होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे,
तभी हम उसको कहेंगे क्या कि वह जो है बॉन्डेड सीक्वेंस है या परिबद्ध अनुक्रम है। मतलब ऐसा सीक्वेंस जो बॉन्डेड बिलो भी हो और बॉन्डेड एबो भी हो, तभी वो बॉन्डेड सीक्वेंस कहलाएगा या परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। समझ में आया? चलिए अब इसके बाद हम एक एग्जांपल ऐसे देते हैं दोस्तों जो बॉन्डेड एबो भी हो और बॉन्डेड बिलो भी हो। चलिए समझते हैं उसका एग्जांपल। तो ये बॉन्डेड बेलो और बॉन्डेड एबो का एक एग्जांपल बताता हूँ। वह एग्जांपल है 1/n का। ठीक है, सोचिए इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा, n का मान 1 रखूंगा तो यहाँ 1 आएगा, n का मान 2 रखूंगा 1/2 आएगा, 3 आएगा, 1/4 आएगा और 201 ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट एंडिंग कहाँ तक जाएगा? सोचिए ये अभी हम ऐसा सोच रहे हैं, ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 1 है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, n का मान रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? n का मान पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए जब n का मान मैंने पुट किया 1 ना तो 1 आया, फिर 2 पुट किया तो 1/2 आया, इसका आधा आया, फिर 3 पुट किया तो इसका यहाँ पे पहुंचा 1/3 आया, फिर 4 पुट किया तो यहाँ पे लगभग पहुंचा 1/4 आया। सोचिए कौन सी ओर आ रहा है, किधर आ रहा है? तो किधर आ रहा है? 0 की ओर आ रहा है। किधर आ रहा है दोस्तों? 0 की ओर आ रहा है। और हम इनफाइनाइट तो नहीं रख सकते, लेकिन सबसे छोटा जो होगा वो 0 होगा। सबसे छोटा तो होगा वो 0 होगा, क्योंकि यदि n का मान मैं इनफाइनाइट रखता हूँ तो 1/इनफाइनाइट जो होगा वो 0 आ जाएगा। लेकिन उसको इनफाइनाइट तो रख नहीं सकते, लेकिन 0 सबसे छोटा होगा ये बोल सकते हैं। लेकिन 0 से थोड़ा सा बड़ा हमको यहाँ पे कोई ना कोई चीज जरूर मिल जाएगा, क्योंकि 0.99999 ऐसा कुछ पॉइंट आया तो भी तो हम बोल सकते हैं, या 0.1 0.00001 ऐसा कुछ भी आ रहा है तो 0 से बड़ा हमको यहाँ पे कुछ चीज मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, परफेक्टली 0 नहीं मिल सकता। ठीक है, इसीलिए ये जो 1/n है उसको हम ऐसा लिखते हैं 1/n strictly less than और less than or equal 1 ऐसे आएगा। क्या होगा? ऐसा आएगा। तो यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा ऐसे ही क्यों लिखा मैंने? सोचिए 0 तो कंप्लीटली होगा नहीं, क्योंकि n का मान मेरे को इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, तो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इनफाइनाइट तो रख ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है ना वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक का जाता है, लेकिन परफेक्टली इनफाइनाइट उसमें शामिल नहीं होता। तो इसलिए मैं इनफाइनाइट को नहीं ले सकता, तो इसलिए इक्वल साइन नहीं लगाया है। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए लेस देन लगा दिया यहाँ पे, 0 से थोड़ा बड़ा। और वो बड़ा क्या होगा? 1/n होगा। और 1/n सबसे बड़ा, उसमें सबसे बड़ा क्या होगा? तो वो सबसे बड़ा क्या होगा? 1 तो सबसे बड़ा है, 1 से तो और बड़ा कोई चीज मिल नहीं रहा है, क्योंकि n का मान मैं और कुछ तो रख नहीं सकता यहाँ पे ताकि वो 1 से बड़ा आ जाए, है ना। नेचुरल नंबर ही रखना है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से ही इनफाइनाइट तक का रख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो आया है दोस्तों, यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या बता रहा है कि इसका सबसे छोटा मेंबर जो होगा ना, वो स्मॉल m जो होगा ना, वो क्या होगा? 0 होगा। और इसी को हम क्या कहेंगे? लोअर बाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लोअर बाउंड कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? लोअर बाउंड या निम्नता परिबंध कहेंगे। ठीक है, दूसरा इसको बात करें तो राइट साइड में जितने भी है 1 जो है, 1 की बात करूं तो लास्ट में है, वो सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा को हम क्या कहते हैं? अपर बाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर बाउंड कहेंगे, अपर बाउंड कहते हैं। और ये जो अपर बाउंड है उसी को हम कैपिटल M से शो करते हैं और उच्चतः परिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतः परिबंध कहते हैं। चलिए मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, उच्चतः परिबंध। यहाँ ध्यान देना, परिबंध बोल रहा हूँ मैं, परिबंध नहीं। यहाँ पे निम्नतः परिबंध कहेंगे, निम्नतः परिबंध। तो ये चीज है हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। अच्छा देखिए यहाँ पे 0 और
वन। तो लोअर बाउंड भी मिल गया, अपर बाउंड भी मिल गया और दोनों कंप्लीट है, दोनों मिल गया। तो दोनों मिला, इससे हम क्या समझे दोस्तों, यदि दोनों मिलता है तभी तो हम कहते हैं कि वह जो सीक्वेंस गिवन है वो बाउंडेड होता है। तो इसीलिए ये जो सीक्वेंस है दोस्तों, ये क्या है, हमें बॉन्डेड सीक्वेंस है, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे स्टूडेंट, बॉन्डेड सीक्वेंस है, ऐसा कहते हैं, बॉन्डेड सीक्वेंस है ऐसा कहेंगे। ठीक है, समझ में आया, बॉन्डेड या परिबद्ध अनुक्रम, इसको कहेंगे परिबद्ध अनुक्रम है कहेंगे दोस्तों। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम दोस्तों दूसरे टाइप्स के बारे में। परिबद्ध अनुक्रम तो हो गया, समझ में आ गया हमको कैसा होता है, क्या होता है। अच्छा चलिए, अब दूसरा हम देखते हैं हम लोग फंक्शन का जो परिबद्धता हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिक के बारे में। किसके बारे में, मोनोटोनिक के बारे में। मोनोटोनिक सीक्वेंस, देखिए बताता हूँ मैं हिंदी क्या कहता है इसको, मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसको बोला जाता है एक दिष्ट अनुक्रम का पढ़ा जाता है। हिंदी में क्या पढ़ा जाता है, एक दिष्ट अनुक्रम पढ़ा जाता है। अच्छा चलिए, एक दिष्ट क्या है सोचते हैं, बताते हैं हम आपको। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो दोस्तों, ठीक है, आप क्या करते हैं, अपने जैसे छत है तो उस छत के जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं, तो सीढ़ी किस तरीके से चढ़ते हैं, सोचिए ये आपका सीढ़ी है और इस तरीके से आप चढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे। तो यहाँ पहले, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसे आप चढ़ते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में। फिर लास्ट का जो है हमारा ये छत है, कंप्लीट है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक के ऊपर एक कंटिन्यू पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस ओर, समझ में, ऊपर गए। तो वहां जब पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो क्रम जो है ना, कंटिन्यू चलना, जो बढ़ना जो बोल रहे हैं, और वही बढ़ना जो है, या बढ़ना या कम होना। अच्छा, आप यदि छत में चढ़े हैं तो नीचे भी आएंगे, ठीक है, यदि छत चढ़े हैं तो आपको नीचे भी आना होगा। तो नीचे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नीचे आएंगे तो फिर वापस होना पड़ेगा। तो चलिए, पहले यहाँ से आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, है ना। तो एक आप नीचे आएंगे, है ना। तो ये जब ऊपर जाओगे ना, उसको हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग। क्या पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वर्धमान। ठीक है दोस्तों। और जब सीढ़ी से नीचे आते हैं तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिक्रीजिंग बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो डिक्रीजिंग। हिंदी में क्या कहें, ह्रासमान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ह्रासमान। तो ये चीज हम समझ रहे हैं, ठीक है, कम होना, घटना, और यहाँ बढ़ना, समझ गए। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी मोनोटोनिक सीक्वेंस को हमको कैसे मैथमेटिकली प्रूव करना है, कैसे लिखना है, उसको किस तरीके से शो कर दिया है। देखिए कैसे शो किया है। हमारे पास एस एन कोई सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस, एन इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट, जो कि हम बोलेंगे वास्तविक संख्याओं का सीक्वेंस है, या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ऐसा लिखा है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है, या वास्तविक संख्याओं का सीक्वेंस है, ऐसा लिखा हुआ है ना, समझ गए। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग कहेंगे। अच्छा, इंक्रीजिंग कहेंगे। अब इसको मैं एरो का ऊपर वाला साइन लगाता हूं, ठीक है। क्यों कहेंगे, कब कहेंगे, इफ यदि एस एन लेस देन और इक्वल हो एस एन प्लस 1, और फॉर एवरी एन बिलोंग करेगा कहां पे, नेचुरल नंबर पे, ये लो, ठीक है। अब कैसे आपने ऐसा बोल दिया कि समझ में नहीं आया हमको। तो देखिए कैसे बोलेंगे, देखिए आप लिखिए, एन लिखिए, क्या
अब इस एन में लिखते हैं, मैं 1 लिख देता हूँ, फिर 2 लिख देता हूँ, फिर 3 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, एन लिख देता हूँ, एन प्लस 1 लिख देता हूँ, आगे चलते जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि एन का मान तो 1 से इनफाइनाइट है ना, यहाँ तक जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एन का मान हमारा 1 से इनफाइनाइट तक का जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब सोचिए ये ऐसा लिखने का मतलब क्या है कि n का मान जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 2, n का मान जब 3 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 4, n का मान जब 2 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 3। मतलब यहाँ पे जो भी रखते हैं n का मान जो भी रखते हैं उससे एक ज्यादा वाला जो टर्म होगा वो हमेशा अपने पहले वाले टर्म से बड़ा ही होगा। समझ रहे हो दोस्तों क्या बोला मैंने? कि आगे वाला जो पद होगा वो अपने पहले वाले से ऑलवेज क्या होगा? बड़ा होगा। और यदि ऑलवेज बड़ा होता है उस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग। अच्छा, मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया हुआ है, ध्यान दो, इक्वल लगाया हुआ है। तो इक्वल लगाया हुआ है मतलब एसएन जो है एसएन प्लस 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास इसको हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहेंगे। लेकिन यदि इक्वल हटा दो तो उस कंडीशन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, दृढ़ता वर्धमान कहलाएगा, मतलब कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जो है परीक्षा में पास होता है ना, या कभी कभी सप्ली आ जाता है, लेकिन सप्ली के बाद पास हो जाता है। तो सप्ली आता है ना, तो वहां पे वो कुछ टाइम तक रुके, तो वो जो कुछ टाइम तक रुका है ना, इस वजह से उसको हम मोनोटोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहेंगे। लेकिन बढ़ तो जा रहा है ना, पास तो हो जा रहा है ना, तो इस कंडीशन से वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। लेकिन वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, कभी सप्ली नहीं आया, वो पहली से लेकर अभी तक का जितना भी हम लोग, अभी हम सेकंड ईयर में पहुंचे तो सेकंड ईयर तक का फैले हुए हैं, तो वो कहलाएगा हमारे पास क्या? इंक्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां से हमने क्या समझा? इंक्रीजिंग कैसे बोले? 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, ऐसे चल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग कह रहे हैं दोस्तों। ठीक, अच्छा, अब आते हैं हम लोग डिक्रीजिंग पे आते हैं। अच्छा, यहीं पे लिख लेते हैं। ये जो साइन है ना दोस्तों, ये जो साइन है लेस देन और इक्वल हो जाए कोई फंक्शन एस एन जो कि वास्तविक संख्याओं का सीक्वेंस हो, और इसी सीक्वेंस को मेरे को डिक्रीजिंग कहना है। कब कहेंगे डिक्रीजिंग? इफ पहला केस कैसा? एस एन जो है ना वो बड़ा हो जाए, सोचिए क्या बोल रहा हूं, पहला वाला टर्म ही बड़ा हो जाए अपने दूसरे वाले से, तो उस कंडीशन में वो डिक्रीजिंग होगा। कैसे? आप देखिए, बताते हैं हम कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने 1/n ले लिया दोस्तों, 1/n ले लिया। अब सोचिए इसमें पहला 1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, ऐसे आएगा। सबसे बड़ा कौन है? 1। उससे बड़ा कौन है? उससे छोटा कौन है? 1/2। उससे छोटा कौन है? 1/3। फिर उससे छोटा कौन है? 1/4। मतलब क्या है? जब आप 1 रखोगे ना, S1, n का मान 1 रखोगे तो पहला वाला टर्म आएगा, और 2 रखोगे, क्योंकि n का मान 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 वाला मतलब दूसरा टर्म आएगा। तो ये वाला जो है वो आपका S1 है, ये वाला जो है S2 है, ये वाला जो है S3 है, ये वाला जो है S4 है, ये है ना। तो ये जो हो रहा है ऐसा आपका जो साइन है, ये साइन, ठीक है, पहला वाला सबसे बड़ा, फिर दूसरा, फिर उससे दूसरा, तीसरा, ऐसे करके कम बढ़ते जा रहा है, और बाकी जो है कम होते जा रहा है, समझो। तो इस कंडीशन में वो डिक्रीजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डिक्रीजिंग, कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है। जैसे हम लोग इस सीढ़ी से उतर रहे हैं, जैसे, ठीक है, सीढ़ी से उतर रहे हैं 5वें से 4थे में, 4थे से 3रे में, और यहाँ पे बैठ गए, कुछ टाइम के लिए बैठ गए, आधे घंटे के लिए मोबाइल में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बैठ के बात करने लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैठ के बात करने लग गए, लेकिन कितना टाइम तक बात करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद वापस नीचे उतरेंगे। तो ये जो यहाँ पे जो बैठे ना, उसमें टाइम व्यतीत किया ना, इसीलिए वो मोनोटोनिक कहलाएगा। उसके बाद वापस तो आना ही है। यदि आप वापस आ रहे हैं नीचे की ओर, तो उस कंडीशन में वो डिक्रीजिंग कहला रहा है, और साथ में मोनोटोनिक, क्योंकि आपने यहाँ पे रुका है।
टाइम दिया है, इसीलिए वो मोनोटोनिक कहलाता है। तो मोनोटोनिक मतलब वो चल रहा था, कुछ न कुछ टाइम वहाँ पे व्यतीत हुआ था। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू आ रहे थे और अचानक जल्दी से आपने नीचे की ओर आ गए, तो उस कंडीशन में वो स्ट्रिक्टली कहलाता है ना। जल्दी जल्दी आप नीचे आ गए तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और ये वाला जो कंडीशन, एक जो कंडीशन जो बताया था मैंने कंटिन्यू बढ़ता है वो, तो वो वाला जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम एक चीज और बात करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का कुछ तरीका है, वो तरीका हम कैसे अपनाते हैं, है ना। चलिए ये बताता हूँ मैं, कोई फंक्शन को या कोई सीक्वेंस को हम कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे, तो उस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग हम उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहने का हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा दोस्तों। यदि Sn+1 में से Sn को माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, Sn+1 में से Sn को माइनस कर दिया जाए, ध्यान देना ये बड़े में से छोटे को घटा रहा हूं, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव आना चाहिए, क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऊपर बढ़ रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा, ये भी हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, यही चीज उल्टा हो जाए कि लेस देन और इक्वल हो जाए, तो इसी को हम कहेंगे मोनोटोनिक और डिक्रीजिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, मोनोटोनिक एंड डिक्रीजिंग कहेंगे, ठीक है। चलिए आप चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग ले लेते हैं n, ठीक है, n के लिए हम पढ़ेंगे तो Sn जो है वो n हो गया, और Sn+1 जो है n+1 हो गया, क्योंकि n के जगह में n+1 रखना है दोस्तों। अब दोनों को घटा दीजिए, चलिए घटा दीजिए, n दोनों को घटाइए, देखिए n+1 में से n गया, तो आप लिख लीजिए n+1 लिखिए, पहले n लिख लीजिए, फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 ही तो बचेगा दोस्तों, और 1 बचा, देखिए क्या हो रहा है, 1 तो ऑलरेडी स्ट्रिक्टली 0 होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, तो इससे क्या हुआ, ये देखिए ग्रेटर देन आ गया, तो यहाँ से हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इसलिए वो क्या होगा, केवल इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा दोस्तों। तो ऐसा सीक्वेंस, ये जो मैंने सीक्वेंस लिया है वह सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, हमेशा बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में। डिक्रीजिंग सीक्वेंस मैंने ले लिया -n को, कैसे, -n को ले लिया। अब n के बारे में बात करूं तो आएगा -n, और n+1 के बारे में बात करूं दोस्तों तो क्या आएगा, सोचिए, पहले माइनस लगाइए फिर n+1 रखिए, ध्यान रखना है ना, यहाँ पे माइनस पहले लगेगा फिर n+1 लगेगा। अब घटाइए n+1 - Sn करिए, अब घटा के देखिए कि वो इंक्रीज हमको क्या मिलता है, ग्रेटर देन मिलता है कि लेस देन। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे, पहले तो -n+1 को लिखिए और घटाना है दोस्तों, किसको घटाना है, तो ये -n को घटाना है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -n - 1 + n, ये n कट जाएगा दोस्तों, यहाँ -1 आएगा जो कि नेगेटिव होता है, जो क्या होता है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो इससे क्या पता चला हमको, ये डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली लेस देन है इसलिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दृढ़ता ह्रासमान अनुक्रम है दोस्तों, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ है ना, समझ में आया। तो हम बोलेंगे कि मोनोटोनिक जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ पे होगा, इस कंडीशन पे होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, चलिए एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एक और एग्जाम्पल देते हैं हम, 1/n को लेके चलते हैं, किसको, 1/n को, तो 1/n पे लेते हैं, और इस Sn को हम 1/n मान लीजिए, और Sn+1 को हम लिखेंगे 1/n+1 लिखेंगे, समझ गए। अच्छा, अब n+1 - Sn करके देखते हैं कि वो लेस देन आता है कि ग्रेटर देन आता है, चेक करते हैं हम लोग, तो चेक करिए, 1/n+1 - 1/n कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करके देखिए, एलसीएम निकालिए, ये n जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अब यहाँ पे n
n+1 आया दोस्तों, ठीक है। अच्छा n का हम कोष्टक सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/n n+1 होगा दोस्तों। तो ये जो n है कट जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा n+1। अब सोचिए n किसका मेंबर है, नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, और 1 से स्टार्ट होगा मतलब वो हमेशा 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है मतलब ये साइन क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, 0 से बड़ा होगा, और ये पॉजिटिव है और ऊपर में माइनस है, क्या बनेगा दोस्तों, माइनस, ये बनने वाला है, ठीक है। मतलब हमारा n तो पॉजिटिव है, जैसे आपको नीचे में 2 लिखा होगा और ऊपर में माइनस है, तो -1/2 लिखोगे ना उसको, तो नेगेटिव ही तो आ रहा है कुल मिला के, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा हर एक मान के लिए, नेचुरल नंबर का कोई भी मान रखो, क्योंकि नेचुरल नंबर पूरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से सब नेगेटिव मिलेगा, यहाँ माइनस की वजह से, तो माइनस की वजह से सब नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव होने से क्या पता चला, नेगेटिव जब होगा तो उसी कंडीशन में तो हम बोलते हैं कि यह जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन को हमको चेक करने का तरीका ये है दोस्तों, ठीक है। समझ में आया आप सबको। चलिए अब देखते हैं इसके बाद जो टॉपिक है दोस्तों उस पे फोकस करते हैं। अच्छा एक टॉपिक है हमारे पास, उस टॉपिक में ये कहता है कि Sn bonded if and only if mod of Sn less than or equal capital K for every small n belongs to natural number, ठीक है। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है दोस्तों, इस थ्योरम को हमको प्रूव करना है कि ये जो है इस तरीके से होगा। अच्छा बॉन्डेड हिंदी में भी लिख देता हूं मैं कि Sn एक सीक्वेंस है, और यह जो सीक्वेंस है ना, इसको हम बोलेंगे परिबद्ध होगा, परिबद्ध अनुक्रम होगा, परिबद्ध अनुक्रम है यदि और केवल यदि और केवल यदि mod of Sn लेस देन और इक्वल की हो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के, ये चीज हमको प्रूव करना है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, किसका यूज करेंगे, बॉन्डेडनेस जो थ्योरम है उसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए इस थ्योरम में हमको क्या बोलना है कि Sn जो है वो बॉन्डेड है इफ एंड ओनली इफ कि mod of Sn लेस देन और इक्वल की फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दिया है दोस्तों। तो इसके लिए हम पहला केस ले लें, 2 केस बना के इसको प्रूव करेंगे, है ना। तो पहले हम मान लेते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सपोज दैट करके लिखेंगे इंग्लिश में, सपोज दैट Sn बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड इट इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, माना कि Sn वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सीक्वेंस है, अनुक्रम है, ठीक है। क्या है, अनुक्रम है, और इसको साथ में लिख दो बॉन्डेड अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है, परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है। ये चीज लेके चलो। अच्छा बॉन्डेड है लेके चल रहे हैं, मतलब परिबद्ध लेके चल रहे हैं। अब हमको प्रूव करना है कि ऐसा चीज आएगा, क्या आएगा, ऐसा आएगा, हम प्रूव कर रहे हैं। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, परिबद्ध की परिभाषा से क्या लिखेंगे दोस्तों, परिबद्ध की परिभाषा से, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे डेफिनेशन ऑफ बॉन्डेड सीक्वेंस, डेफिनेशन ऑफ बॉन्डेड सीक्वेंस। तो इसकी परिभाषा से आप क्या लिखेंगे, सोचिए, मैं आपको बताया था परिबद्ध की भी डेफिनेशन बताया हूँ, और वो क्या बताया हूँ कि देयर एग्जिस्ट स्मॉल m और कैपिटल M बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इस प्रकार किस प्रकार होता है दोस्तों, इस प्रकार है कि
कि मॉड ऑफ एस एन जो मॉड ऑफ नहीं एस एन जो है वो लेस देन आर इक्वल होता है स्मॉल एम से, और यहाँ पे स्मॉल एम इज लेस देन आर इक्वल एस एन, और कैपिटल ये जो एस एन है वो लेस देन आर इक्वल कैपिटल है, और ये जो है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है दोस्तों। किसके लिए? पूरे फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है। समझ में आया? तो ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसी का यूज करके हम आगे बनाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ऐसा प्रूफ करना मतलब क्या होता है। सोचिए, ये जो मैं बता रहा हूं सोचिए समझिए। मॉड ऑफ एस एन लिखा हुआ है ना, उस मॉड ऑफ एस एन लेस देन आर इक्वल के का मतलब क्या होता है? उस मॉड एस एन लेस देन आर इक्वल के का मतलब क्या होता है? ये जो के है ना उसका माइनस साइन लगाएगी, ठीक है, और लेस देन आर इक्वल लिखिए और एस एन लिखिए, फिर लेस देन आर इक्वल लिखिए, कैपिटल के लिखिए। ये दोनों प्रूव कर दिए ना। ऐसा प्रूव करना मतलब ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। समझ गए दोस्तों कि यदि आपको ऐसा प्रूव करने दिया गया है तो आप ये प्रूव करिए, मतलब ऐसा आपने डाल दिया तो ये आ गया। समझ गए? तो ये हमको चाहिए, क्या चाहिए? कैपिटल के फॉर्म में चाहिए। चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल के एक मेंबर चुनते हैं। क्या लिखते हैं? चुनते हैं, है ना। इसको हम लिख लेते हैं चूज कैपिटल के। कैसा चुनेंगे दोस्तों? मैक्सिमम ऑफ स्मॉल एम का मॉडुलस। क्या लिखते हैं? मॉडुलस और कैपिटल। अच्छा, मैंने इसका मॉडुलस ही क्यों चुना दोस्तों? क्योंकि ना स्मॉल एम जो होता है ना वो क्या होता है, सबसे छोटा मेंबर जो होता है स्मॉल एम वो नेगेटिव भी होता है, तो हम नेगेटिव नहीं चुनने वाले हैं। यहाँ पे क्या चुनने वाले हैं? पॉजिटिव चुनने वाले हैं। अच्छा, ये जो पॉजिटिव क्वेश्चन में दिया था ना दोस्तों, क्वेश्चन में आपको दिया है, आप बुक चेक करिएगा कि ये जो के है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिया गया है। क्या दिया गया है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिया गया है। इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव लेके बना रहा हूँ, पॉजिटिव बना रहा हूँ। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि यदि मैं स्मॉल एम नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आएगा तो उस कंडीशन में इसको मैक्सिमम बना दूंगा मैं, इसका मैक्सिमम। अच्छा, ये पॉजिटिव हो गया, मैक्सिमम की मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो गई। हो सकता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, क्योंकि ये हर बार पॉजिटिव आएगा। हो सकता है कि कैपिटल एम जो है नेगेटिव हो सकता है कैपिटल एम नेगेटिव हो, तो उस केस में तो स्मॉल एम भी पॉजिटिव होगा ना, तो जो पॉजिटिव होगा वही मैक्सिमम में रहेगा। समझ गए दोस्तों? जो पॉजिटिव होगा वही मैक्सिमम में रहेगा। इसीलिए मैंने पॉजिटिव के को पॉजिटिव बनाने का प्रयास किया है। तो के को हमने ऐसा पॉजिटिव नंबर लिया है जो इन दोनों के बराबर हो, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि मॉड ऑफ एम जो है ना वो लेस देन आर इक्वल होगा कैपिटल के। वैसे ही कैपिटल एम जो होगा वो भी लेस देन आर इक्वल होगा कैपिटल के। हो सकता है कि ये जो मॉड ऑफ एम की बात कर रहा हूँ ये छोटा हो कैपिटल एम से, या हो सकता है कि कैपिटल एम बड़ा हो स्मॉल एम से, या स्मॉल एम बड़ा हो कैपिटल एम से। तो ये भी हो सकता है ये नेगेटिव हो, नेगेटिव में बड़ा हो, और ये पॉजिटिव बस हो केवल, है ना, लेकिन नेगेटिव में बड़ा ना हो। तो ऐसा हो सकता है। अब मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये दो केस हमको बना। अच्छा, के क्यों बड़ा है? क्यों बड़ा है? क्योंकि के जो होगा वो इन दोनों का मैक्सिमम है मतलब सबसे बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा है, इसीलिए हमने दोनों को लिया है। समझ गए? तो इन दोनों को लिया है। तो ये चीज हम नोट कर लेते हैं। इसको पहला इक्वेशन देते हैं, इसको हम दूसरा इक्वेशन देते हैं, ठीक। अब आते हैं यहाँ हम बात करते हैं यहाँ, ठीक। मॉड एम लेस देन आर इक्वल होता है के। मॉड एम का मतलब क्या हुआ? मॉड एम का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव नंबर है ना, एम का पॉजिटिव मान जो है वो पूरा परफेक्टली के से बड़ा है। तो परफेक्टली के से बड़ा है दोस्तों, तो सोचिए जो पॉजिटिव बड़ा है तो नेगेटिव भी तो बड़ा होगा ना, नेगेटिव से भी तो बड़ा होगा ना। पॉजिटिव यदि के से छोटा है तो नेगेटिव भी तो उससे के से छोटा होगा। तो स्मॉल एम भी तो के से छोटा ही होगा, या बराबर तो नहीं लेंगे, या फिर के बराबर भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ऑलवेज माइनस एम लेस देन आर इक्वल के तो होगा ही होगा, फिक्स है। समझ गए दोस्तों? यहाँ पे फिक्स है कि ये आने वाला है, और ऐसा हुआ
तो अब हम देखिए पहला इक्वेशन पे, तो यहाँ पे आइए एक समीकरण एक से लिख लेना या इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल एम लेस देन और इक्वल एस एन लेस देन और इक्वल कैपिटल एम और फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्मॉल एम है ना, ये जो स्मॉल एम है उसके बारे में, स्मॉल एम के बारे में हम क्या सोचने वाले हैं। देखिए ये जो स्मॉल एम है माइनस एम जो है वो के से क्या है, छोटा है, तो साइन को पक्षांतर कर दीजिए, इसको है ना ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये जो के है ना वो इधर आएगा माइनस के हो जाएगा, और ये जो एम है वो पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके। समझ में आया, ये जो के था ना, ये जो के था, जब पक्षांतर करते हैं हम लोग बराबर वाला साइन होता है तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है। ये तो कर रहे हैं, इसको हमने इधर लाया, इसको इधर लाया, ओके। तो यहाँ देखिए स्मॉल कैपिटल के जो है माइनस कैपिटल के जो है वो स्मॉल एम से छोटा या बराबर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस के लेस देन और इक्वल एम लेस देन और इक्वल एस एन लेस देन और इक्वल कैपिटल एम, और कैपिटल एम से बड़ा कौन है, समीकरण 2 से लिख लीजिए। देखिए कैपिटल एम से बड़ा कौन है, के है, तो इस के को लिखिए और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम स्मॉल एम और कैपिटल एम से हटा देते हैं। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि स्मॉल एम से भी तो छोटा कोई चीज है ना, और वो क्या है, माइनस के है, और कैपिटल एम से भी तो कोई बड़ा चीज है ना, वो क्या है, कैपिटल के है, तो इन दोनों को हटा देते हैं। छोटा बड़ा हमको फिक्स से पता चल गया वो क्या है, माइनस के और कैपिटल के, तो उसको हटा के चलेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है उसको मैं लिखता हूँ माइनस के लेस देन और इक्वल एस एन लेस देन और इक्वल कैपिटल के। ठीक है, और ये तो चाहिए था हमको। इसके बाद तो हम बोल दिए कि ये मॉड ऑफ एस एन लेस देन और इक्वल के होता है, और ये सब किसके लिए लागू हो रहा था, ये हर बार फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, और तो यहाँ भी हम लिखते जाएंगे फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया हमको, ये तो प्रूव करना था दोस्तों। ठीक है ना, ये तो हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूव। अच्छा चलिए, अब आते हैं दूसरा केस। दूसरा केस में हम लेके चलेंगे, दूसरा केस में क्या लेके चलेंगे, ऐसा लेके चलेंगे, और हमको परिवर्त प्रूव करना है, उल्टा प्रूव करना है। तो हम माना कि देयर एग्जिस्ट कैपिटल के ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस प्रकार क्या है, इस प्रकार है कि मॉड ऑफ एस एन लेस देन और इक्वल के और फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा है दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद यदि ऐसा होता है तो हम इस भाग में तोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब माइनस के लेस देन एस एन लेस देन कैपिटल के फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन। ठीक है, यही मतलब हुआ। अच्छा, तो ये तो समझ गए हैं, इतना हो रहा है। ठीक है, अब ये आएगा तो इसमें देखिए ये क्या है, इसको मैं बोल दिया लोअर बाउंड बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया, लोअर बाउंड है बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया मैंने, अपर बाउंड है बोल दिया। क्या बोल दिया दोस्तों, अपर बाउंड है बोल दिया। तो बॉन्डेड के लिए मेरे को क्या चाहिए, बॉन्डेड के लिए मेरे को क्या चाहिए, लोअर बाउंड चाहिए और अपर बाउंड चाहिए। वही तो मिल गया हमको, माइनस के सबसे लोअर बाउंड है, प्लस के जो है सबसे अपर बाउंड है, और वही चाहिए था। तो ये क्या मिल गया हमको, टोटली एस एन इज बॉन्डेड, मतलब एस एन जो है वो क्या बन गया, परिबद्ध अनुक्रम बन गया दोस्तों, परिबद्ध अनुक्रम है, ऐसा आपने बोल दिया, अनुक्रम है, ये हो गया हमको। तो ये परिबद्ध अनुक्रम बन गया। ठीक, ये तो हमको प्रूव करना था, वही बोला था कि एस एन जो है बॉन्डेड है इफ एंड ओनली इफ, मतलब बॉन्डेड था तो हमको कंडीशन लेके चल लाना था, और कंडीशन है
तो हमको बाउंड्री प्रूव करना था। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है भाई, है ना, और ये हमने दोनों प्रूव कर दिया दोस्तों। ठीक है, इस कंडीशन को लेके चले सेकंड केस में और हमने बाउंड्री प्रूव कर दिया। पहले केस में हमने बाउंड्री लेके चला था और हमने उस कंडीशन को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को वर्क करेंगे। और यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा। और साथ ही यदि आप मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही आप सभी यदि मेरे सारे वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं, तीनों बुक का, बीएससी सेकेंड ईयर का तीनों बुक का सारे वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड कर दिया दोस्तों। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप रजिस्टर करके मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू स्टूडेंट।